हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जब आप 11th में थे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया गया था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे थे या सर्कल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी टेंजेंट और नॉर्मल आते थे, है ना। तो उसमें पूछा जाता था कि नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाला जाए। तो उस टाइम हम लोग कैलकुलस का यूज़ नहीं कर रहे थे। कैलकुलस जब 12th में स्टार्ट होता है तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स पता चलते हैं जो हमें बहुत सारे इक्वेशंस को निकालने में हेल्प करता है। तो उसी में हमें टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस को निकालने में कैलकुलस का क्या हेल्प है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। तो अभी आप देखो, जैसे मान लो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई इस तरह का रैंडम कर्व है और इसके एक पॉइंट पी एक्स वाई से एक टेंजेंट जा रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा इस समय इसका इंक्लाइनेशन है विथ एक्स एक्सिस, लेकिन इसका जब हम टेन थीटा देखेंगे तो वो स्लोप होगा इस टेंजेंट का, ठीक है। तो टेन थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कैलकुलस से इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी कर्व दिया रहे सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, और जिस पॉइंट से पर पूछ रहा है उस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है उसको डी वाई बाई डी एक्स में पुट करो। तो डी वाई बाई डी एस एट एक्स वाई जो वैल्यू आएगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एस एट दैट पॉइंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू टेन थीटा। ये सब सेम ही चीज़ें है ना। अब ऐसे समझो कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो क्या होगा। टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है तो थीटा आपका जीरो हो जाएगा, और थीटा जैसे ही जीरो होगा तो टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा, और टेन थीटा ही तो डी वाई बाई डी एक्स था, यानी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। तो हम ये एक रिवर्स में ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि जब कभी किसी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा हो तो ये मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और इसके रिवर्स में कैसे सोच सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर दिया हो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है टेंजेंट, तो वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो तो एक्स एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर होगा तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 के साथ। तो थीटा 90 हो जाएगा तो टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो इसके उल्टा भी सोच सकते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई जीरो होगा, ठीक है। बहुत जगह ये भी यूज होता है, मतलब ईजी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो अभी आप देख लिए कि जब थीटा जीरो हो तो डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो हो रहा है, जब थीटा 90 हो तो डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी हो रहा है। ये सभी केसेस हैं जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और जब टेंजेंट पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे निकाला जाए अगर इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले ये समझ लो कि जैसे कोई रैंडम कर्व है ये, तो इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके जो लाइन जा रहा है वो टेंजेंट है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक ऐसा लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो वो उसका नॉर्मल कहलाता है। तो आपको ये पता होगा कि जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन में 11th में जब पढ़े थे तो कोई पॉइंट दिया रहता था x1 y1, और सपोज दैट कि इस लाइन का स्लोप दिया हुआ m, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकालने का तब क्या लिखते थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यही होता था, ये इक्वेशन ऑफ हो जाता था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल भी क्या है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही है। तो उसके लिए भी हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो देखो पॉइंट तो आपको पता है कि इस पॉइंट से जा रहा है, स्लोप निकालने के लिए आइडिया था कि कैलकुलस का यूज करें। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड x माइनस एक्स वन। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल रहे थे, डी वाई बाई डी एस एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था। इसी तरह से नॉर्मल के केस में क्या होगा कि डी वाई माइनस वाई वन, अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ऐसे समझो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होगा -1 बाई दिस, ठीक है, और x माइनस एक्स वन। तो ये पूरा इक्वेशन जो आया ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का है। चलो इस चीज़ को हम थोड़ा न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को हम 2-3 पार्ट में बांट के ऐसे डिवाइड करके रखा है। तो फर्स्ट में ये है कि जो भी पॉइंट हम लेंगे वो कर्व के करस्पॉन्डिंग लेंगे। सेकेंड पार्ट में हम ऐसे प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे जिसमें पॉइंट अगर कर्व पर ना हो तो क्या करना चाहिए, है ना, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स
ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो कर्व आपका दिया हुआ है, इसको आराम से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। अब इसमें एक स्टेटमेंट है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना था, ये था, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना है, 1। अब जब 1 फाइंड आउट हो गया तो इसी 1 को आप जब कर्व में रखेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है वो तो कर्व पर है, तो पॉइंट में कर्व पर जब रखेंगे एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो मैंने यहीं रखा है, तो एक्स का वैल्यू 1 रखने पर ये आ रहा है, वाई का वैल्यू +-2 आ रहा है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू +-2। तो दो पॉइंट्स हुए 1 और 2, 1 और -2, तो ये दो पॉइंट्स हुए एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस। बहुत सिंपल, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो कर्व दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट में सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसमें रख दो, एक्स का वैल्यू यहाँ रखोगे तो वाई अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू इतना रख दिया हमने, तो वाई का वैल्यू आ गया 3√3/2। ओके, तो पॉइंट कर्व पर फाइंड आउट हो गया। अब स्लोप एट पॉइंट, इस पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू दिस। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स के फॉर्मेट में आएगा, तो एक्स का वैल्यू π/3 रख दो, ये 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस दिस स्लोप आ गया आपको 0, यहाँ x माइनस x1 ये वाला पॉइंट, तो इसे रख दिए, तो ये तो टोटल 0 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 3√3/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ऐसे समझो कि इस तरह का क्वेश्चन हो कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। मतलब एक कर्व दिया हुआ है और उस पर एक टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो ये टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करके जा रहा है वो पॉइंट क्या है। तो आप मान लीजिए कि वो पॉइंट नहीं पता है, तो अल्फ़ा बीटा है और क्या, तो अल्फ़ा बीटा कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कर्व पर भी है, और अल्फ़ा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये टेंजेंट पर भी है। ठीक है, अब सोचो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो वो तो मैंने मान लिया, और स्लोप चाहिए, तो स्लोप देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये देखो y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में, तो स्लोप यहाँ से मिल गया 1। तो स्लोप इस पॉइंट पर अगर निकालो तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट 8x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो 3α² -1। अब ये स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप था। टेंजेंट का स्लोप कितना था, 1 था, राइट, तो उसको 1 से इक्वेट कर दिया, तो इससे अल्फ़ा निकल गया। तो अल्फ़ा का 2 वैल्यू आया, +-2। केस फर्स्ट में मान लो कि अल्फ़ा का वैल्यू अगर 2 है तो क्या करना है, तो अब सोचो कि अल्फ़ा का वैल्यू 2 आ गया, तो अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा था, यानी बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 11। तो उस हिसाब से अगर हम रखें तो अल्फ़ा का वैल्यू जब 2 रखोगे तो बीटा आ गया -9। इसी तरह से अल्फ़ा का वैल्यू जब -2 रखोगे तो बीटा का वैल्यू आ गया -13। यानी हमें 2 पॉइंट्स मिले, एक मिला 2 -9 और एक मिला -2 -13, ये 2 पॉइंट्स मिले। लेकिन ये दोनों पॉइंट में से सिर्फ 2 और -9 ही y इक्वल्स टू x³ - 11x + 5 को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ये पॉइंट वैलिड है और ये पॉइंट नहीं पॉसिबल है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक ऐसा केस है कि पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द कर्व, तो अब क्या करना है। तो कह रहा है कि जैसे इसको पहले क्वेश्चन से समझते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब आपको कैसे पता कि ये पॉइंट है कर्व पर कि नहीं है, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी पॉइंट दिया रहे ना उसको कर्व में पुट करो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब भी मानेंगे कि वो पॉइंट कर्व पर था, नहीं कर रहा है मतलब नहीं है पॉइंट कर्व पर। ठीक है, तो इसको जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आउटसाइड द कर्व है। ठीक है, तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो कर्व दिया हुआ तो स्लोप निकालना ईजी है, dy/dx निकाले, 3x/y आ गया। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या था, अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा पर अगर इक्वेशन लिखा जाए टेंजेंट क्या होगा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू dy/dx एट अल्फ़ा बीटा और x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो y माइनस बीटा और अल्फ़ा बीटा पर dy/dx का वैल्यू देखो, dy/dx इतना है तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, 3α/बीटा, तो 3α/बीटा x माइनस दिस। अब ये कहा गया कि ये जो इक्वेशन था वो 4, 3 और 0 से पास कर रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ y वहाँ 0 और जहाँ जहाँ x वहाँ 4/3 पुट कर दो।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा टेक्निक है कि जब अल्फ़ा बीटा कर्व पर लाई कर रहा था तो हम 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मान सकते हैं क्योंकि वो कर्व पर है। तो इसीलिए हम 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को 8 मान लिया इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का वैल्यू आराम से 2 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही अल्फ़ा का वैल्यू 2 आया तो इसमें फिर से रख दो, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। तो पॉइंट्स क्या क्या है, 2 2 और 2 माइनस 2, क्योंकि अल्फ़ा हमेशा 2 था और बीटा का वैल्यू प्लस भी आया और माइनस भी आया। तो ये 2 पॉइंट्स आए कर्व पर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो पॉइंट मिल गया और स्लोप चाहिए है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू दिस, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप एट 2 टू x माइनस 2, और स्लोप का वैल्यू अभी कितना देखे थे हम लोग, 3x बाई वाई। तो 8 2 पर क्या हो जाएगा, 2 2 पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 बाई 2 यानी कि 3 होगा। तो यहाँ पर रख दो, तो y माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और एक पॉइंट और था 2 माइनस 2, इस पर भी अगर देखो इक्वेशन तो y माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एट दिस एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 बाई माइनस 2, तो ये माइनस 3 आ गया, एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया। तो दो इक्वेशंस हमें मिल गए, y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 एंड y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। तो यही दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई दो कर्व है और दोनों कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले ऐसे समझते हैं कि मान लो कि कोई कर्व C1 है और कोई कर्व C2 है, ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, यहाँ कट गया। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके थ्रू C1 पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इसी के थ्रू C2 पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इस टेंजेंट के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तो मान लेते वो थीटा है, तो इसी का जो tan थीटा होगा वो इस तरह से डिफाइंड है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये m1 m2 क्या है, m1 है टेंजेंट फर्स्ट का स्लोप और m2 है टेंजेंट सेकंड का स्लोप, ठीक है। तो tan थीटा हमने देख लिया कि इस तरह से डिफाइंड है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आता है कि अगर कोई दो कर्व ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे ही 90 डिग्री अगर दोनों के बीच करते हो तो मतलब tan थीटा 90 हो गया, तो tan थीटा 90 हो गया तो इन्फिनिटी हो गया, यानी कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 जो होगा वो जीरो रहा होगा, तभी तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब m1 m2 का जो वैल्यू आएगा वो -1 होगा। यानी कि कोई भी दो कर्व या दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 होता है, ठीक है। ये यहाँ से भी प्रूफ होता है, ओके, ठीक है। तो चलो इसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फाइंड द एंगल एट विच द टू कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। आपके पास दो कर्व दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये दोनों किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला कर्व दिया हुआ है, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, ये आ गया। दूसरा कर्व दिया हुआ है, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, -2x बाई डी, ये आ गया। तो इस दोनों का जो dy बाई डी एक्स वही स्लोप है ना। तो दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोनों को जो मल्टीप्लाई किए तो आ गया -1, तो मतलब ये दोनों कर्व जो है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 90 पर, यानी दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और हमेशा बहुत पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। सो दैट द कर्व 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल्स टू k कट्स एट राइट एंगल इफ़ k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कह रहा है दो कर्व दिया हुआ है, वो राइट एंगल पर कट करेगा जब ये कंडीशन होगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, राइट एंगल पर कट करा देते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रूफ कर देते हैं। तो देखो अगर दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करेगा तो दोनों जो m1 m2 होगा टेंजेंट का वो -1 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कर्व ये है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आ गया, तो m1 का वैल्यू 1/y आ गया। दूसरा कर्व ये था, इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखे तो -y/x आ गया। तो m2 का वैल्यू कितना आ गया, -1 -y/x।
तो अब दोनों क्या ऑर्थोगोनल मान के चले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ जाएगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 1। जैसे ही x का वैल्यू 1 आया तो उसको जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो y² आ जाएगा 2, और इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा 2y = k। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ रखा है। तो इसको स्क्वायर कर दो, तो जिससे क्या होगा y² का वैल्यू इधर से आ जाएगा, और यहाँ भी y² का वैल्यू है, दोनों y² को इक्वेट कर दिए तो k² / 4 = 2, तो k² / 8 आ गया। ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी एक बार एक नज़र बढ़िया से समझ लेते हैं। इसमें देखिए इन्होंने ये कहा कि इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो dy/dx क्या मानना चाहिए 0, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो dy/dx को इन्फिनिटी मानना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज़ इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस, जब ये स्टेटमेंट हो किसी भी प्रॉब्लम में कि टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस, तो dy/dx को जरूर पुट कर देना +-1, सॉल्व हो जाएगा। एक ऐसा है कि इफ़ द टेंजेंट्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन dy/dx = -1। ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब एक लास्ट जो भी टेंजेंट पर हमने बहुत चर्चा किया, थोड़ा नॉर्मल पर भी कर लेते हैं, है ना। तो नॉर्मल के बारे में यही है कि अभी आप कोई कर्व देख रहे हो, टेंजेंट गया इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो नॉर्मल कहलाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा -1 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, -1 dy/dx एट दिस पॉइंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस कैसे निकालेंगे, तो -1 / स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा क्या होगा, y - बीटा = स्लोप ऑफ नॉर्मल x - अल्फा। चलो तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = 2 sin² 3x एट x = π/6, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो y देखो आपको कर्व दिया हुआ है, तो dy/dx निकालोगे तो 6 sin 6x निकलेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो क्या होगा, जो -1 / dy/dx एट दिस पॉइंट। तो -1 dy/dx आ गया 6 sin 6x, तो x = π/6 रखोगे तो 6x कट गया, sin पाई हो गया, sin पाई 0 हो गया, तो 1/0 = इन्फिनिटी आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, इन्फिनिटी। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो पॉइंट तो चाहिए ना कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है। तो x का वैल्यू ये था, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 आ गया तो sin 91 हो गया, तो सीधा 2 आ गया ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 π/6 एंड 2 y - 2 = स्लोप कितना आया था, इन्फिनिटी, x - π/6। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी इस तरह की इक्वेशन हो तो क्या करना चाहिए। तो देखो इधर को इधर पहले डिवाइड करो, तो इन्फिनिटी = कुछ आएगा। अब ये इन्फिनिटी कब आया होगा, जब डिनोमिनेटर 0 रहा होगा, है ना। तो जब डिनोमिनेटर 0 रहा होगा तभी इन्फिनिटी है, तो इसको डिनोमिनेटर 0 कर दो तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया π/6। सो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला x² = 4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2। अब ये चेक कर लेते हैं कि ऑन द कर्व है कि आउटसाइड द कर्व। तो 1 2 अगर यहाँ पुट करो, 1 यहाँ पुट करो तो LHS हो गया 1, और 2 इधर पुट करो तो RHS हो गया 8। 1 = 8 नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये कर्व पर नहीं है, तो आउटसाइड द कर्व लाई कर रहा हो। तो मान लेते हैं कि ये कर्व है, तो x² = 4 है, और आउटसाइड में एक पॉइंट है Q1 2। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप क्या है। ठीक है, तो स्लोप और पॉइंट चाहिए ना, तो चलो स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो कर्व दिया हुआ है x² + 4y, और अल्फ़ा बीटा मान लिया कि कर्व पर एक पॉइंट है, तो अल्फ़ा बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 / dy/dx डिवाइड बाय 8 अल्फ़ा बीटा। तो dy/dx तो आप देख रहे थे कि अगर x² तुम्हारा 4y है तो 2x = कितना हो जाएगा, 4y'। तो y' का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2। तो y' का वैल्यू अगर अल्फ़ा बीटा पर निकाला जाए तो अल्फ़ा/2 हो गया, ये यहाँ पर आ गया। तो
इसका वैल्यू क्या आ गया -2/α। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा एट अल्फ़ा बीटा पर, y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस अल्फ़ा। अब ये कहा गया था कि ये जो नॉर्मल है वो 1-2 से पास कर रहा है, 1-2 से पास कर रहा है तो 1-2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y का वैल्यू 2 रख दो और x का वैल्यू 1 रख दो, इसको सॉल्व करो। बीटा का वैल्यू तो यहाँ से चाहो तो निकाल सकते हो ना, α²/4 यहाँ से निकाल लिया, तो सबको पुट कर दिया तो इसमें अल्फ़ा क्यू इज़ इक्वल टू 8 आ गया। सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा क्यू इक्वल्स टू 8 आ गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 2। जैसे ही अल्फ़ा 2 आया तो आप यहाँ पुट कर सकते हो अल्फ़ा का वैल्यू 2, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो आपको पता चल गया कि वो जो पॉइंट था पी अल्फ़ा बीटा वो P21 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस 2। इससे निकल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। 2 पॉइंट से भी निकाल सकते थे, है ना। तो ओके, हम लोगों ने क्या देखा इस बारे पूरे वीडियो में कि dy/dx का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब पॉइंट ऑन द कर्व हो तो स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, और जब पॉइंट आउटसाइड द कर्व हो तब स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, है ना। दो कर्व के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे प्रूफ करते हैं कि दोनों ऑर्थोगोनल है ना। तो ये सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी डिस्कशन बाकी है, तो तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, बाय बाय।